हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी पेपर में। देखिए, पिछली क्लासेस मैंने है ना आपके जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसका मैंने एक क्लास आपका पार्ट 1 के फॉर्म पे ठीक है अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ पर एक चीज़ इशू ये आ गया, मैंने जो कॉल ठीक है जो साउंड का है ना, वो साउंड उसमें आया नहीं है। ठीक है, तो साउंड की रिकॉर्डिंग उसमें नहीं आई है। बाकी आप चीज़ों को देखेंगे ठीक है, आपको एक एक चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी बढ़िया से पहले लिखी हुई हैं। ठीक है, एक प्रॉपर वे में। और क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, वैसा ही सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, और केवल और केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, जितने भी एग्जाम जहाँ पे आपका विज्ञान का ठीक है क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है, वो सभी एग्जाम के लिए वो क्या है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज इसका मैं सेकंड पार्ट यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका पार्ट 2 रहेगा, जहाँ हम लोग है ना जो ब्लॉक्स और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में कंसिडर करेंगे। उसके भी 25 मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के लेवल आपको बहुत अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। चलो पहले तो पेन का कलर सबसे पहले चेंज किया जाए। ठीक है, ओके हो गया है ना। और इसकी मैं थोड़ी विड्थ उसको बढ़ाता हूँ, और ये हो गया आपका। ठीक, देखिएगा ये आपका पहला प्रश्न है जी। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, इसको पढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी का जो एस ब्लॉक है ना, उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक में जो है हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी तत्व क्या है ये आपको बताने हैं। ए अधातु, बी उपधातु, सी धातु और डी अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी धातु हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एस ब्लॉक में याद रखना है केवल हाइड्रोजन ही एक अधातु है। ठीक है, हाइड्रोजन ही क्या है, एक अधातु है। इसके अलावा ग्रुप एक सभी क्षारी धातु, ग्रुप बी क्षारी मृदा धातु के सभी तत्व पूर्णतः क्या है तो धातु है ना। तो एस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी क्या है धातु हैं। हाइड्रोजन क्या है अधातु है। और ग्रुप एक में जो क्षारी धातु और ग्रुप दो में क्षारी मृदा धातु के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है, मेन आपको यही याद रखना है। ठीक, चलिए। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा ऐसा एकमात्र ब्लॉक है ये बताने हैं जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं, ये आपको बताना है ना। बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ पर आपका पी ब्लॉक में याद रखिएगा, जिसमें क्या तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक ये आपको देखने को मिलता है ग्रुप 13 से 18 तक। ये आवर्त सारणी का एक मात्र ऐसा ब्लॉक है जहां अधातु, धातु और उपधातु तीनों श्रेणियां मौजूद होती हैं। और याद रखिएगा एस डी एफ ब्लॉक में मुख्यतः धातु ही होती है ना। एस टी और एफ ब्लॉक में मुख्यतः धातु देखने को मिलता है, और पी ब्लॉक में ठीक है धातु, अधातु और उपधातु तीनों श्रेणियां के तत्व मौजूद हैं। पी ब्लॉक आपको देखने को मिलता है ग्रुप 13 से 18 तक, है ना, ग्रुप 13 से 18 तक। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ बोला गया है कि एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये आपको बताने हैं, है ना। यहाँ पे ए एन एस टू द पावर 1 - 2, एन पी 1 - 6, n-1 d टू द पावर 1 - 10 एन एस स्क्वायर, और एन एस स्क्वायर एन पी टू द पावर 1 - 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 का आपका ए, एन एस टू द पावर 1 - 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसको ऐसा ही रैंडम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा एस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में चला जाता है। तो एस ब्लॉक के तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा किसमें तो एस उपकोष में चला जाता है। प्रथम समूह के लिए एन एस टू द पावर 1 और द्वितीय समय के लिए एन एस टू द पावर 2 होता है, और इसका सामान्य विनाश एन एस टू द पावर n 1 - 2 होता है। ये आपको याद है।
प्रथम समूह के लिए NH1 होता है, द्वितीय समूह के लिए NH2 होता है और सामान्य विन्यास NH⁻1 - 2 होता है। ठीक है जी, इतनी बातें याद रखनी है आपको। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे बोला कि यह है कि आवर्त सारणी के प्रथम समूह फर्स्ट ग्रुप के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताने हैं। क्षारीय मृदा धातु, हेलोजन, क्षारीय धातु या निकोजन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय धातु, है ना, क्या तो क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम समूह के तत्वों को क्षारीय धातुकों के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। क्षारीय धातु को ही एल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है ना। तो प्रथम समूह होता है जिसको फर्स्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसमें आपका होता है लिथियम सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और Fr को क्षारीय धातु एल्कली मेटल कहा जाता है, क्योंकि इनके एक साइड पानी में घुलकर क्या तो तीव्र क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आपको यही लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम यही आता है, और इसको क्षारीय धातु कहते हैं क्योंकि पानी के साथ घुलकर क्या करता है, तीव्र क्षार बनाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो प्रथम ग्रुप में इन सभी का नाम आपको याद रखना, और ये सभी के सभी क्या है तो क्षारीय धातु हैं, है ना। प्रथम समूह में, ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, एस ब्लॉक का सबसे छोटा धातु तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं। किसके तो एस ब्लॉक के, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और बेरिलियम। तो यहाँ पर लिथियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या तो लिथियम आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, लेकिन वह क्या है तो अधातु है ना। और एस ब्लॉक का सबसे छोटा आपको धातु पूछा गया है, तो कौन सा होता है, लिथियम होता है। और लिथियम के बारे में याद रखिएगा, सबसे हल्का धातु भी लिथियम ही है ना। सबसे छोटा और साथ ही सबसे हल्का धातु कौन है तो लिथियम ही है ना। ये बात को आपको याद रखनी है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, प्रथम समूह एल्कली मेटल्स के किन तत्वों को इतने मुलायम होने के कारण चाकू से काटा जा सकता है और उन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये आपको बताने हैं। जहां भी इसकी बात हो वहां पे आपका सोडियम दिखेगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम को ही क्या किया जाता है, सोडियम जो है बहुत ज्यादा मुलायम होता है, उसको चाकू से काटा जा सकता है, उसको केरोसिन में डुबा कर, है ना, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। तो ऑप्शन बी में ही आपको सोडियम दिखेगा, सोडियम पोटेशियम लिथियम, यही आपका क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये अत्यंत मुलायम धातु होते हैं तीनों, है ना। और ये वायु और नमी के साथ क्या करते हैं, बहुत तीव्रता से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए बहुत तीव्रता से क्रिया न करे, मिट्टी के तेल या केरोसिन में इसको क्या तो संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इतने मुलायम धातु कौन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होते हैं, है ना। और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन के तेल में इनको डुबाकर रखा जाता है। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, एस ब्लॉक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक क्रियाशील गैर रेडियोधर्मी, है ना, नॉन रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ए फ्रांसियम, Fr, CS सीजियम, बी ए बेरियम और RB रुबिडियम। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा सीजियम, CS, है ना। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, सीजियम, CS हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या है तो गैर रेडियोधर्मी तत्व है। अब देखिएगा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है ना। जब आप क्या करते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो तत्वों का आकार क्या है, बढ़ता है। सीजियम सबसे बड़ा स्थिर तत्व है ना। सीजियम के बारे में याद रखिएगा, सबसे बड़ा है और स्थिर तत्व है। और इसका आयनन विभव सबसे कम होने के कारण यह सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। आयनन विभव कम होता है, जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो सीजियम का क्या है, आयनन विभव कम होता है तो क्रियाशीलता आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और ए फॉर फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये आपको याद रखना है ना। ए फॉर फ्रांसियम एक क्या है तो रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है जी, इतनी चीजें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सीजियम देखने को मिला।
ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। पौधों के पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, पौधे के पर्णहरित में, क्लोरोफिल में, है ना, कौन सी क्षारीय मृदा धातु अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ये आपको बताने हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एसआर इंट्रोसियम, एस्ट्रोसियम, है ना। क्या तो एसआर एस्ट्रोसियम होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। सही उत्तर हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम। आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, ठीक है, वहां आप मैग्नीशियम ही देख पाएंगे, ठीक है, बाकी इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उपस्थित नहीं होता है। देखिएगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल पर्णहरित का मुख्य घटक है, ये आपको याद रखना है। पौधों में इसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से नोक्रोसिस, ठीक है, ऊतकों का क्षय या पीला पड़ना नामक रोग होता है। तो जो पौधे के पत्ते होते हैं, है ना, वो पीला पड़ता क्यों है, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण, ठीक है। किसके कारण, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण। और मैग्नीशियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो नेक्रोसिस नाम की बीमारी होती है, किसको, तो पौधों को, ठीक है। और मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल का क्या, तो मुख्य घटक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। देखिए अगला प्रश्न है। फटाकों के फूटने पर दिखाई देने वाला गहरा लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताने हैं। ए बेरियम, बी ए कैल्शियम, सी एस आर स्ट्रोसियम और आर ए रेडियम। तो फटाकों के फूटने पर दिखाई देने वाला गहरा गहरा लाल रंग, इसका कारण क्या होता है, तो ऑप्शन सी स्ट्रोंसियम एस आर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी स्ट्रोसियम एस आर आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोसियम के कारण फटाकों में लाल रंग उत्पन्न होता है, किसके कारण, तो स्ट्रोंसियम के कारण। जबकि बेरियम के कारण क्या हो, तो हरा रंग उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एप्पल ग्रीन रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है। और रेड कलर किसके कारण आता है, तो स्ट्रोंसियम के कारण आता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन है ना, मल्टीपल क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। मैडम क्यूरी द्वारा खोजा गया एस ब्लॉक का अंतिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ए एफ आर फ्रांसियम, यू यूरेनियम, आर ए रेडियम और टी एच थोरियम, है ना। तो ऑप्शन 10 है। और इसका, हाँ, मैडम क्यूरी ने किसको खोजा था, तो रेडियम आर ए की खोज की थी, ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या, तो नोबेल भी मिला था, ठीक है। आर ए रेडियम, देखिएगा यहाँ पे रेडियम आर ए समूह 2 क्षारीय मृदा धातु का अंतिम तत्व है, ये याद रखना है। रेडियम आर ए समूह 2 क्षारीय मृदा धातु का अंतिम तत्व है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली रेडियो एक्टिव तत्व भी है, ठीक है। रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसकी खोज मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी, है ना। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम, इसकी खोज की थी मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए आपका अगला प्रश्न है। पी ब्लॉक तत्वों में समूह 15वें समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, ये आपको बताने हैं। कैलकोल कैल्कोजन संयोजकता 2, निकोजन संयोजकता 3, हैलोजन संयोजकता 1, डी उत्कृष्ट गैस संयोजकता 0। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा निकोजन संयोजकता 3। ये पी ब्लॉक तत्व के समूह 15 को इस नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 15वें समूह नाइट्रोजन परिवार को क्या, तो निकोजन कहा जाता है। 15वां समूह को क्या, तो नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं, और नाइट्रोजन परिवार को ही क्या, तो निकोजन के नाम से जाना जाता है। और इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसकी कारण इसकी संयोजकता क्या होती है, 3 हो जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो क्या करेगा वो, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3, ठीक है। तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो लेता है वही उसकी क्या, तो संयोजकता बनती है, ठीक है। तो 15वें समूह के बारे में आपको पता चला, नाइट्रोजन समूह है, निकोजन के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला देखिए, आवर्त सारणी के 16वें समूह 16 ग्रुप का नाम क्या है, और पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं।
तो निकोजन नाइट्रोजन N, हेलोजन क्लोरीन और कैल्कोजन ऑक्सीजन और कार्बन परिवार कार्बन C। ठीक है, C4 क्या होता है यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कैल्कोजन, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन सर्वाधिक हमारे शरीर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैल्कोजन ऑक्सीजन ये 16वें समूह के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कैल्कोजन जिसमें ऑक्सीजन है, 16वें समूह को कैल्कोजन एस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है ना। 16वें समूह को कैल्कोजन एस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है। इस समूह का पहला तत्व क्या होता है, ऑक्सीजन, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, 16वें समूह का पहला तत्व ऑक्सीजन, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, तो तत्व है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी उपधातुएं हैं और नोट्स के अनुसार पी ब्लॉक में उनकी संख्या कितनी बताई गई है, ये आपको बताने हैं। तो 5 उपधातु, 7 उपधातु, 6 उपधातु और 10 उपधातु। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको देखने को मिलता है 7 उपधातु, ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए 7 उपधातु हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये पी ब्लॉक में एक सीढ़ीदार रेखा बनाती है। किस प्रकार की रेखा बनाती है, तो सीढ़ीदार, किसमें, तो पी ब्लॉक में, जिसमें सबसे पहला बी फॉर आपका बोरान होता है, एस आई आपका सिलिकॉन होता है, जी आपका जर्मेनियम होता है, एस आपका आर्सेनिक होता है। ठीक है, एस बी आपका एंटीमनी होता है, टी आपका टेल्यूरियम होता है और पी ओ पोलेनियम होता है। ये सभी 7 उपधातुओं का नाम आपको याद रखना है। बी से क्या, बोरान याद रखना है, एस आई से सिलिकॉन याद रखना है, जी से जर्मेनियम याद रखना है, ए एस से आर्सेनिक याद रखना है, एस बी से एंटीमनी याद रखना है, टी से टेलोनियम याद रखना है, पी ओ से पोलियम याद रखना है। ठीक है, क्या तो, ठीक है, क्या तो पोलोनियम आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या तो याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, 18वें समूह जिसको क्या तो जीरो ग्रुप के रूप में भी हम लोग जानते हैं, 18वें समूह को जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, कि अक्रिय गैसों में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किसकी है और विज्ञापन बोर्डों में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताने हैं। आर्गन और क्रिप्टॉन, हीलियम और नियान, रेडॉन और जेनान और नियान और हीलियम। ठीक है, एक्स ई के बारे में याद रखिए, जेनान कहलाता है, के आर आपका क्या है, क्रिप्टॉन है ना, आर एन आपका रेडान है। ठीक है, एन ई आपका नियान है। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आपको ना अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा हीलियम और नियान, है ना। ऑप्शन बी हीलियम और नियान आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हीलियम सबसे स्थायी तत्व है, ये आपको याद रखना है। सबसे स्थायी तत्व कौन सा है, तो हीलियम है। और हीलियम की आयनन ऊर्जा संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक है। हीलियम की जो आयनन ऊर्जा है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नियान का उपयोग चमकीले विज्ञापन बोर्ड, एडवर्टाइजमिंग बोर्ड्स, जिसको आप बैनर्स, ठीक है, फ्लेक्सी कहते हैं ना, फ्लेक्सी बैनर्स, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो नारंगी रंग की चमक पैदा करता है। किस रंग की, तो नारंगी रंग की चमक पैदा करता है। कौन, तो नियान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, जिसका उपयोग बल्बों में और आर्गन वेल्डिंग में किया जाता है, ये आपको बताने हैं। हीलियम, नियान, आर्गन और जेनॉन, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा आर्गन। ठीक है, आर्गन वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग में आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको आर्गन वेल्डिंग कहते हैं, और बल्बों में भी आर्गन का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है, तो अक्रिय गैस के बारे में याद रखिएगा, आर्गन एक अक्रिय गैस है। इसका उपयोग विद्युत बल्बों में भरने, आर्गन आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अक्रिय गैस में आर्गन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है,
यह अपने समूह में सर्वाधिक यौगिक बनाती है। नाम याद रखना है आपको इसका, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और हीलियम। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा जेनॉन। इसको क्या तो स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जेनॉन ये इसका जो है प्रतीक चिन्ह है XE। क्या है तो XE। ठीक है, तो जेनॉन इसका परमाणु क्रमांक आपको 54 देखने को मिलता है। जेनॉन XE का परमाणु क्रमांक 54 देखने को मिलता है। इसी को स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। ये किस प्रकार का गैस है तो उत्कृष्ट गैस है ना, उत्कृष्ट गैस है। फिर भी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे F और O के साथ, ठीक है, XeF2 और XeF4 जैसे सर्वाधिक यौगिक बनाती है। ठीक, तो इसके में यातना याद रखना, स्ट्रेंजर गैस है, उत्कृष्ट गैस है और उच्च विद्युत ऋणात्मक यौगिकों उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ सर्वाधिक यौगिक बनाता है। इतनी चीजें आपको याद रखना। ठीक है, वहां भी आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का कौन सा ही आपको बताने हैं। क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका फ्लोरीन आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में देखिएगा। तो समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन तत्व के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और समूह 17 का प्रथम तत्व जिसका नाम क्या है फ्लोरीन, पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। ये आपको याद रखना है। कौन तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, फ्लोरीन है। और विद्युत ऋणी का सामान्य क्रम है, ये फ्लोरीन देखने को मिलता है। ये फ्लोरीन आपको याद रखना, फिर इस तरीके से नीचे जाता है कहाँ तक, क्लोरीन तक। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है आपको बताना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को आपको देखने क्या मिलता है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार का क्रम आपको देखने को मिलता है। छोटे आकार के कारण फ्लोरीन में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है ना। छोटे आकार के कारण फ्लोरीन में क्या होता है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, जिससे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे उच्च हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है तो क्लोरीन की होती है। ठीक है, देखिए आपका ये अगला प्रश्न है, अधातुओं में एकमात्र ऐसी कौन सी धातु या तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और लाल रंग की होती है, ये आपको बताने हैं। मरकरी, पारा, गैलियम, ब्रोमीन और सीजियम CS। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ब्रोमीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है तो लाल रंग का होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन क्या है तो एक अधातु है, ये आपको याद रखिएगा, नॉन मेटल है। किस अवस्था में पाया जाता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में देखने को मिलता है, गहरा लाल रंग का होता है। और याद रखिएगा मरकरी द्रव है, मरकरी मरकरी द्रव धातु है, अधातु नहीं है ना। मरकरी क्या है तो धातु है, अधातु नहीं है, ये आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इनमें कौन सा तीन तत्व पूर्ण डी ऑर्बिटल के कारण अपवाद है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर अंतः संक्रमण तत्व THUPU, संक्रमण तत्व ZnCD, है ना, जिंक, कैडमियम और आपको मरकरी। ठीक है, और उत्कृष्ट धातु कॉपर AgAu और क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, CaSr और Ba। तो ऑप्शन बी क्या बोला गया है, डी ब्लॉक के तत्व जिनको तीन तत्व डी ऑर्बिटल के कारण अपवाद है, अपवाद में यही आएगा। ठीक है, अपवाद में आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं यार, ये संक्रमण तत्व आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर, उत्तर इसमें संक्रमण तत्व आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आपका क्या तो सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अपवाद तत्व के तौर पे इसमें डी ब्लॉक में, है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ वही है। तो संक्रमण तत्व यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकरी आपको देखने को मिलता है।
तो डी ब्लॉक तत्वों को क्या तो संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। उसमें डी ब्लॉक के तत्वों को क्या तो संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनके गुण एस और पी ब्लॉक के मध्य संक्रमण करते हैं। एस और पी ब्लॉक के मध्य में क्या तो संक्रमण करते हैं। जेड एन जिंक होता है, सी डी कैडमियम होता है, एच आपका मरकरी होता है और डी ऑर्बिटल पूर्ण D⁻10 होता है। इसलिए वास्तविक संक्रमण तत्वों के नियमों का क्या है, तो ये अपवाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातुएं सिक्का धातु है ना, क्वाइन मेटल्स या नोबेल मेटल्स कहलाती है, आपको ये बताना है। FeCO9, ZnCdHd, ये तो नहीं आएगा, अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। CuAgAu, तांबा चांदी सोना, संभावना है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। Cu कॉपर, Ag आपका सिल्वर होता है, Au आपका क्या होता है, सोना होता है, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के ग्रुप 11 में आने वाले तत्व Cu कॉपर, Ag सिल्वर और Au गोल्ड ऐतिहासिक रूप से सिक्के बनाने में उपयोग होते आए हैं, इसलिए इन्हें सिक्का धातु या उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। सिक्का धातु या क्या तो उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, या किस प्रकार की विधा या अवस्था में प्रदर्शित करता है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर क्विक सिल्वर आपको याद रखिएगा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मरकरी या पारा को। ये कमरे के तापमान पर द्रव धातु होता है, ठीक है। कमरे के तापमान पर कैसा होता है, तो द्रव धातु होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा मरकरी और पारा कमरे के तापमान पर द्रव धातु है। मरकरी Hg को क्या तो क्विक सिल्वर भी कहा जाता है ना, ये आपके रखना है। एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है, और धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, ठीक है। जो क्विक सिल्वर या मरकरी है वह धातु के साथ मिलकर क्या तो अमलगम बनाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, इनके लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणियों का परमाणु क्रमांक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आपको बताना है। तो ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। लेंथेनाइट आपको देखने को मिलता है 58 से 71 तक, ये आपको याद रखना है। और एक्टिनाइट आपको देखने को मिलता है 90 से 103, ठीक है। यही आपका क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा। लेंथेनाइट 58 से 71 तक और एक्टिनाइट 90 से 103 तक देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ए ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। दो श्रेणियां होती है इसमें, एक लेंथेनाइट श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक हुए तत्व आते हैं, आवर्त 6, और दूसरा होता है आपको एक्टिनेट श्रेणी, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व आते हैं, आवर्त 7। ये सभी तीसरे समूह थर्ड ग्रुप के हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है आपको। सबसे भारी तत्व और सबसे उच्चतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे उच्चतम गलनांक अब आपको टंगिस्टान का देखने को मिलता है, और सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम है, ठीक है। OS ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, और W टांगिस्टान के बारे में क्या याद रखना है, उच्चतम गलनांक धातु है ना, ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑस्मियम OS और टंगिस्टान W। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व अधिकतम घनत्व वाला ऑस्मियम OS है। अधिकतम घनत्व वाला सबसे भारी धातु ऑस्मियम OS है। विद्युत बल्ब के तंतुओं में उपयोग होने वाला टंगिस्टान W धातु का गलनांक संपूर्ण धातुओं में उच्चतम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, अधातुओं का विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है और वह किसका रूप है, ये आपको बताने हैं। तो ये ग्रेफाइट कार्बन का स्वरूप आपको देखने को मिलता है, किसका, तो ग्रेफाइट कार्बन का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है, ये याद रखना है। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जो धातु होने के बावजूद भी विद्युत का सर्वोत्तम क्या है, सुचालक है। सर्वोत्तम सुचालक है, कुचालक नहीं है। इसका कारण इसकी विशिष्ट परतदार संरचना जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, ये इसका कारण है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।